हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कल जो आपका एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी का, उसके लिए मोस्ट वीवाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। और पता ही होगा आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले कल के एग्जाम ज्योग्राफी के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र वितरण का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को तुरंत समझा देते हैं और अपनी भाषा में आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। एक और चीज आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाएगा, आपको पता ही होगा 5 नंबर पूछा जाएगा। अब जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको कम से कम आप लोग को एक पेज, कम से कम एक पेज, ज्यादा ज्यादा आप लोग 2 पेज में भी लिख सकते हैं। तो 1 से 2 पेज के बीच में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और 1 से 2 पेज का जो अगर आप लोग आंसर लिखेगा तो कितना याद कीजिएगा, याद करके तो आप आंसर लिख नहीं पाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, समझना है। और आप लोग को समझ करके अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को अपने एग्जाम में लिखना है। समझ गए? तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको समझाएंगे सभी को आप लोग अच्छे तरीके से समझ के रखिएगा और अपने एग्जाम में जाकर के आप लोग अपनी भाषा में बना करके लिखिएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र वितरण का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो गेहूं का उत्पादन होता है, भारत में जो गेहूं का उत्पादन होता है, उपज होता है, वो कहाँ कहाँ से होता है, उस क्षेत्र का विवरण करना है। तो देखिए, भारत में गेहूं की खेती मुख्यतः सतलज के मैदान, ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान तथा मध्यवर्ती भारत में होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो है निम्नलिखित है, यानी किस तरह से। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत में गेहूं की जो खेती होती है ये मुख्यतः कहां पे होती है, तो सतलज के मैदान में होती है, ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में होती है, और मध्यवर्ती भारत में होती है। जो कि किस किस राज्य में होती है, तो उस राज्य का नाम भी देख लीजिए, और उस राज्य में कितना प्रतिशत होता है, कैसे होता है, वो भी आपको समझा देते हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश राज्य। एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि भारत में गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य, सबसे आगे राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। यही याद रखिएगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितना उत्पादन होता है वो आपको बताते हैं। इस राज्य में कुल कृषि भूमि जो 23% क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी कृषि युक्त भूमि है, यानी कि खेती लायक जो भी भूमि है, जो खेती लायक जो भी खेत है, उसमें 23% खेत में सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही बोया जाता है। समझ गए? उसके बाद यह प्रदेश देश का 30% गेहूं का उत्पादन करता है। पूरे भारत में जितना गेहूं उत्पादन होता है उसका 30% उत्पादन जो है वो कौन करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही करता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर पूरे भारत में 100 किलो गेहूं उपज रहा है तो 30 किलो गेहूं कहां से आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही आएगा। गंगा यमुना दोआब तथा गंगा घाघरा क्षेत्र का उपज के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो गंगा यमुना दोआब है तथा गंगा घाघरा क्षेत्र जो है ये गेहूं की उपज के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। वैसे पठारी भागों को छोड़कर समस्त भूभाग में गेहूं की खेती की जाती है। जो पठारी भाग है, पठारी इलाका है, पहाड़ वाला हल्का इलाका है उत्तर प्रदेश में, उसको छोड़ करके उत्तर प्रदेश का जो जितना भूभाग है, खेती वाला जितना भी भूभाग, खेती वाला जितना भी जमीन है, उसमें क्या किया जाता है, तो गेहूं बोया जाता है। मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इटवा, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ एक प्रमुख उत्पादक जिला है गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश में। सबको अच्छे से याद रखिएगा, जितना भी बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये आप लोगों को क्या है, समझना है सिर्फ आप लोगों को, और अपने एग्जाम में जाकर के अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को लिखना है। तो समझ गए उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत होता है, तो पूरे भारत में जितना भी गेहूं उपज होता है उसका 30% उपज तो केवल उत्तर प्रदेश ही करता है। और कहां कहां पर होता है ये भी आप लोग देख लिए। अब बढ़ते हैं अगले जिला और अगले राज्य की ओर, और अगला राज्य है पंजाब। अब पंजाब में गेहूं का उत्पादन कितना होता है, तो इस राज्य में कुल कृषि भूमि जो 12.5 भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। अब पंजाब में जितना भी क्या है कृषि युक्त भूमि है, खेती युक्त भूमि है, उसके 12.5 यानी कि 12.5 जो भूभाग है, जमीन है, उस पर केवल क्या उपजाई जाती है, तो गेहूं उपजाई जाती है। यह कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 24% गेहूं उत्पादन करता है। ऊपर देखे थे कि उत्तर प्रदेश जो है वो 30%, पूरे भारत में जितना गेहूं उत्पादन होता है उसका 30% उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश से होता है। और पंजाब जो है 24% गेहूं का उत्पादन करता है। पूरे भारत में जितना भी गेहूं उत्पादन होता है उसका 24% गेहूं का उत्पादन कहां से होता है, तो पंजाब से ही होता है। यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा है। यहाँ पर जो पंजाब में जो सिंचाई होता है वो किस तरह से होता है, तो गेहूं की खेत जो होती है उसमें सिंचाई तो करना ही पड़ता है, तो सिंचाई जो होता है वो नहर के द्वारा होता है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर इत्यादि मुख्य उत्पादक जिले हैं किसके, तो पंजाब में वो गेहूं उत्पादन के लिए। सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्या राज्य हमारा, तो हरियाणा है। इस राज्य में कुल कृषि भूमि जो है वो 6.67 भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। यानी कि हरियाणा में जितनी भी जमीन है उस पूरे जमीन के 6.17 भाग पर जो है केवल और क्या उपजाई जाती है, तो गेहूं की ही खेती की जाती है, गेहूं ही उपजाई जाती है। मुख्य उत्पादक जिले इसके रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल व जिंद। ये क्या है, इसके मुख्य जिले हैं, हरियाणा के मुख्य जिले हैं जहां पर कि गेहूं उपजाया जाता है। दक्षिण पूर्वी जिलों व जलवायु शुष्क है, लेकिन नहरों के विकास के कारण गेहूं का जो उत्पादन है वो बढ़ गया। क्या है कि दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं इसके हरियाणा के, दक्षिण पूर्वी जिले हैं ये क्या है, तो शुष्क है, कि सूखा हुआ है, लेकिन नहर के विकास के कारण, नहर जो यहाँ पर बहुत ज्यादा है हरियाणा में, इसके कारण गेहूं का जो उत्पादन है वो बढ़ गया है। क्योंकि नहर से क्या होता है, पानी खेतों में दिया जाता है, और जैसे गेहूं को पानी मिलता है तो गेहूं का जो उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है।
अब अगला राज्य हमारा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में क्या होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य की कृषि भूमि जो है वो 17.7% है। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि की भूमि यानी कि खेती जितनी भी मध्य प्रदेश राज्य में जितना भी क्षेत्र है उसका 17.7 क्षेत्र में क्या होता है, तो केवल खेती ही की जाती है, कृषि की जाती है, उस पर गेहूं उगाया जाता है तथा पूरे देश का 12% गेहूं का प्रदान करता है। यानी कि पूरे भारत में जितना भी गेहूं का उपज होता है उसमें जैसे ऊपर देखे थे कि 30% गेहूं का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश। वैसे ही मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में जितना भी गेहूं उपजाया जाता है उसका 12% जो गेहूं उपजाता है वो कौन उपजाता है, तो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश ही उपजाता है। देश में इसका चौथा स्थान है। पूरे भारत में चौथे नंबर पर गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य है। होशंगाबाद, सागर, ग्वालियर, निमाड़, उज्जैन, देवास, भोपाल, जबलपुर मुख्य उत्पादक जिले हैं। तो देखिए क्या इसके मुख्य उत्पादक जिलों के नाम भी याद रख लीजिएगा मध्य प्रदेश के, समझ गए ना। अब पांचवा कौन सा है हमारा, और देखिए 4 ही याद रखिएगा, वैसे तो 5 भी आप लोग कर सकते थे लेकिन 4 ही याद रखिएगा क्योंकि बड़ा आंसर हो जाएगा और इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो 5 नंबर तो आपको फिक्स है आ ही जाएगा, 5 नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि भारत में गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में वितरण का वर्णन कीजिए, तो 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल शायद पूछ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, समझ गए, इसलिए आपको बता रहे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, इतना आप लोगों को समझा दिया। अब आपको याद क्या रखना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में होता है 30% पूरा गेहूं उपजाता है भारत का, सिर्फ उत्तर प्रदेश का 1-2 जिला का नाम पूरा अगर नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, 1-2 जिला नाम के याद रख लीजिए, इस जिला में उत्तर प्रदेश में गेहूं उपजाया जाता है। फिर पंजाब याद रख लीजिएगा, थोड़ा इस प्रतिशत को याद रख लीजिएगा, 24% गेहूं का उत्पादन केवल पंजाब ही करता है, और 1-2 जिला का नाम याद रख लीजिए, जैसे लुधियाना हो गया, पटियाला हो गया, सब तो आपको पता ही होगा। हरियाणा का भी थोड़ा परसेंटेज याद रख लीजिएगा कि 6.77 भाग में केवल गेहूं ही की जाती है, और थोड़ा जिला का नाम याद रख लीजिए, 1-2 जिला जैसे करनाल, गुड़गांव, ये सब तो आपको पता ही होगा। फिर मध्य प्रदेश के बारे में याद रख लीजिएगा, थोड़ा प्रतिशत याद रख लीजिएगा और 1-2 जिला का नाम याद रख लीजिएगा, बस हो गया, ये क्वेश्चन आपका तैयार, 5 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, हल्का हल्का याद रखिएगा और अपने एग्जाम में अपने उत्तर को अपनी भाषा में बना करके आप लोग लिखिएगा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पेट्रोलियम क्षेत्रों के वितरण का वर्णन कीजिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या था कि गेहूं का जो वितरण हुआ है पूरे भारत में किस तरह से कहां पर कितना उगाया जाता है, सबसे ज्यादा जो 4-5 था उसको लिखना था, तो 4 बता दे वो लिखेगा, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन भैया कि भारत में जो पेट्रोलियम का क्षेत्र है कि पेट्रोलियम पर कहां पर कितना कितना वितरण किया जाता है, कहां से कितना मिलता है, वो आपको बताना है, उसी का वर्णन करना है। तो वितरण भारत में खनिज तेल के 3 क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी, पश्चिम और समुद्री तट क्षेत्र। भारत का जो पेट्रोलियम क्षेत्र है 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में पेट्रोलियम का क्षेत्र है यहाँ पर वितरण किया गया। पहला है उत्तर पूर्वी, दूसरा है पश्चिमी और तीसरा है समुद्र तटीय क्षेत्र। समझ गए, 3 तो समझ गए, अब तीनों का अच्छे से याद रखिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है जो असम और मेघालय में 1300 किलोमीटर लंबी पेटी में फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, और ये फैला हुआ कहाँ पे, तो ये फैला हुआ है असम और मेघालय में, जो कि 1300 किलोमीटर लंबी पेटी में फैला हुआ है। इसमें पेट्रोलियम के 4 विकसित क्षेत्र हैं जैसे कि डिगबोई, सुरमा घाटी, नहरकटिया और मोरान क्षेत्र। यहाँ पर क्या किया जाता है, तो पेट्रोलियम का वितरण किया जाता है। समझ गए, तो पहला क्षेत्र समझ गए, 3 क्षेत्र में क्या है, पूरे भारत में 3 क्षेत्र में जो पेट्रोलियम उसका वितरण किया गया। पहला था उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब दूसरा क्या है, पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र जो है ये भारत का दूसरा बड़ा सबसे तेल क्षेत्र है। पहला कौन था, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और दूसरा यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि गुजरात के खंभात, अंकलेश्वर, कलोल क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये कहाँ पे है, तो ये है दूसरा भारत का तेल क्षेत्र जो कि गुजरात में स्थित है, और गुजरात के खंभात, अंकलेश्वर और कलोल क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा क्या था हमारा, समुद्र तटीय क्षेत्र। अब समुद्र तटीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो देखिए, इसके अंतर्गत मुंबई हाई तेल क्षेत्र सर्वप्रमुख, यहाँ भारत के कुल खनिज तेल का 57% प्राप्त होता है। यह मुंबई तट के 115 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। तो समुद्र तट क्षेत्र जो था ये भी आप लोग समझ गए, ये कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। और जब भारत जहाँ पर भारत के कुल खनिज का, भारत में जितने भी खनिज है उसका तेल का 57% जो होता है ये मुंबई में यहीं से प्राप्त होता है, समुद्र तटीय क्षेत्र से, और यह मुंबई तट के 115 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। तीनों का आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, समझ गए, यही 3 था। इस तीनों का आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये 5 नंबर अगर में क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना लिख देते हैं, सब आप थोड़ा थोड़ा याद रख। देखिए 3 याद रख लिए कि उत्तर पूर्वी, पश्चिमी और समुद्री तटीय क्षेत्र। अब इस तीनों में क्या लिखना, हल्का सा याद रखना आपको। जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है, तो ये असम मेघालय में स्थित है, थोड़ा 1300 किलोमीटर याद रखिए, थोड़ा मतलब 1-2 जगह का नाम याद रख लीजिए, हो गया। फिर उसके बाद क्या है, पश्चिमी क्षेत्र, इसमें क्या करना है ये भी आपको थोड़ा याद रखना है कि गुजरात में है, गुजरात का 1-2 क्षेत्र याद रख लीजिए, अंकलेश्वर, कलोल, हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है समुद्र तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय से याद रखिएगा मुंबई के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा कि इसमें खनिज का तेल 57% प्राप्त होता है, हो गया 3 पॉइंट आपका तैयार, और आपके 5 नंबर पक्के हो गए, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में अभड़क के वितरण का विवरण दीजिए। पहला क्वेश्चन था गेहूं का वितरण, दूसरा था पेट्रोलियम का विवरण, और तीसरा अभड़क का विवरण। अब तीनों को बता देते, इसका भी बता देते। भारत में अभड़क का विवरण जो है, वितरण जो है किस तरह से हुआ है, तो इसको अच्छे देखिए, परसेंटेज जो होता है इसको थोड़ा अच्छा से अगर लिख लेते हैं ना तो बस हो गया आपका काम खत्म। क्या कैसे काम खत्म हो गया कि आप एग्जाम में जैसे परसेंटेज लिखिएगा, थोड़ा परसेंटेज को क्या कीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, नीचे उसका हल्का अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे टीचर आपका कॉपी चेक करेगा सीधे उसका नजर जाएगा परसेंटेज पर, उसको खुद पता चल जाएगा कि बच्चा पढ़ा होगा तब ना इसको पता है कि अच्छा यहाँ इस जगह पर इतना परसेंटेज होता है,
परसेंटेज, यहाँ पर इतना परसेंटेज होता है, वो तुरंत आपको 5 में 5 नंबर दे देगा। अब कोई कितना भी अच्छा से लिख ले, पूरा रट के जाए, पूरा याद करके जाए, परसेंटेज से नहीं लिखेगा, सीधे कहानी की तरह पूरा घुसा दिया, पॉइंट वाइज नहीं लिखेगा, बस सर टीचर बुझेगा कुछ भी लिख दिया, पढ़ेगा तो है ही नहीं, सीधे कट कर दे। आप लोग खुद सोचिए, एक टीचर जो होते हैं वो एक दिन में कम से कम हजारों कॉपी चेक करते हैं, 1000 100 से ऊपर कॉपी चेक करते हैं, 1000 के करीब कॉपी चेक करते हैं। तो उनको क्या रहता है, उनको थोड़ी मतलब है कि आपका नंबर अच्छा है या नहीं, उनको तो ये रहेगा जल्दी से जितना कॉपी चेक करेंगे उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उनका कॉपी चेक करने पर कुछ मिलता है उतना ज़्यादा, उनको कॉपी चेक करने पर उतना ज़्यादा रुपया मिलेगा, इसलिए तो जल्दी जल्दी चेक करेंगे। आप पे क्यों ध्यान देंगे? इसलिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि टीचर आपके कॉपी पर ध्यान दे, आपके कॉपी को पढ़े, इसलिए क्योंकि टीचर कोई भी ऐसा टीचर होते ही नहीं जो कॉपी चेक करते हैं, वो आंसर को पूरा पढ़ते हैं, ऊपर से 1-2 लाइन पढ़ ले वो समझ जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी रहता है कि उनको टीचर क्या बच्चा लिखा हो, क्योंकि एक आज से थोड़ी आप तो अकेले जो है एक पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन टीचर तो आज सालों से एग्जाम में कॉपी चेक करें, उनको पता रहता है कि कौन बच्चा अगर पहला लाइन अगर ऐसा लिखा है उसका उत्तर किस तरह का, उसको सब पता है टीचर को। इसलिए आपको एकदम प्रेजेंटेशन जो बहुत ही अच्छा करना है, कोई कचर पिचर नहीं करना, अच्छे तरीके से लिखना। और जो परसेंटेज देख रहे हैं सबको क्या करना है, जैसे ये लिख दिए और इसके नीचे थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ऐसे हाईलाइट कर दिया, टीचर सीधे डायरेक्ट देखेगा उस परसेंटेज पर, नहीं भी पढ़ना चाहेगा फिर भी अगर पढ़ लेगा, देखते हैं पर किस चीज़ का परसेंटेज लिखा हुआ है, तो अपने आप देखेगा अच्छा ये तो इसको तो सब पता हुआ, तो आपका पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। तो क्वेश्चन था हमारा कि भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है। भारत जो है अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अभ्रक उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है, तो भारत ही है। यह विश्व का 80% अभ्रक जो उत्पादन करता है। पहला परसेंटेज था वो याद रख लीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में जितना भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है उसका केवल 80% अभ्रक जो है वो भारत में उत्पादन किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 7% जो है वो झारखंड से होता है। और भारत में भी सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन कहाँ से होता है, अगर पूछा जाएगा भारत में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य से होता है, झारखंड से होता है। भारत में पूरे वर्ल्ड का 80% जो अभ्रक का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है, तो होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, तो भारत से होता है, 80% होता है। और 80% में भी भारत का जो 80% में भी 60% उत्पादन केवल कौन करता है, तो झारखंड से ही होता है। समझ गए। उसके बाद 25% जो होता है राजस्थान से होता है, 12% आंध्र प्रदेश से होता है और 3% जो होता है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा से प्राप्त होता है। समझ गए कि भारत में पूरे वर्ल्ड का जितना भी अभ्रक उत्पादन होता है उसका 80% जो है ये कौन करता है, तो भारत करता है। अब भारत में जो जितना अभ्रक उत्पादन होता है उसका 80% में से 60% केवल कौन करता है, तो झारखंड करता है। 25% राजस्थान करता है, 12% आंध्र प्रदेश करता है, 3% मध्य प्रदेश करता है और कर्नाटक उड़ीसा से प्राप्त होता है। 3 में कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सब आ जाते हैं, सब थोड़ा थोड़ा उसमें होगा। उसका भारत में अभ्रक का वितरण जो है इस प्रकार से, अब कहाँ कहाँ झारखंड में किस तरह से है, उसके बाद फिर राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ये आप लोग लिख दीजिए, बस बात होगा, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब झारखंड में देखिए, झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह इत्यादि में 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा इसका आंसर, समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल में आपको बता रहे हैं। 80% समझ गए थे भारत में मिलता है, जिसमें 60% केवल झारखंड में मिलता है। और झारखंड में भी सबसे अच्छा कोटि का जो अभ्रक होता है वो कहाँ कहाँ मिलता है, जगह का नाम याद रखिए, बस आपका पूरा हो गया। कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह इत्यादि, यहाँ पर क्या होता है, झारखंड में उच्च कोटि का जो अभ्रक होता है वो पाया जाता है, जो कि 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। समझ गए। अब दूसरा देखिए, राजस्थान में अभ्रक की जो पट्टी है लगभग 320 किलोमीटर लंबाई से जयपुर से उदयपुर तक विस्तृत है। राजस्थान में जो अभ्रक की जो पट्टी है ये 320 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि जयपुर उदयपुर में विस्तृत किया गया, बांटा गया। समझ गए। राजस्थान में किस कैसे था वो समझ गए। अब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक मैसूर हसान जिले में, नेल्लोर जिले याद रखिएगा, हसान तमिलनाडु कोयम्बटूर, तिरुचिपल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी जिले महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकाकुर जिले में अभी अभ्रक पाया जाता है। इतना अगर आप लोग अच्छे से याद रख लेते हैं, समझ गए, इतना अगर आप लोग अच्छे से याद रख हो गया आपका 5 नंबर पक्का। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद सोचिए कि भारत में अभ्रक का वितरण कैसे होता है। बस आप लोग ये परसेंटेज याद रखिए, उसके अलावा आपको हम अभी याद करवाते हैं। 80 याद रखिए, पूरे भारत में कितना वर्ल्ड का जितना होता है उतना केवल कितना होता है, 80% केवल भारत में होता है। ठीक है, याद हो गया। 60% 80 का जो 100 होता है उसको पूरा, अगर 80% हो रहा है तो पूरे भारत का जो 100% अभ्रक का उत्पादन होता है उसमें केवल 60% उत्पादन कौन करता है, तो झारखंड करता है। याद हो गया। बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड पता ही होगा। 25% राजस्थान, सबको पता होगा राजस्थान के बारे में। आंध्र प्रदेश 12%, 3% में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा सब आ जाते हैं। समझ गए, याद हो गया। उसके बाद देखिए झारखंड का 2 जगह का नाम याद रखिए, तो कौन जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, गिरिडीह किसी को नहीं याद होगा, तुरंत अटपटा है ना। कोडरमा, हजारीबाग सबको सुना हुआ लग रहा है। याद हो गया कि झारखंड में उच्च कोटि का जो अभ्रक है ये कोडरमा और हजारीबाग इत्यादि, और भी जगह लिख दीजिएगा, अपने आ जाएगा उसमें, इत्यादि में सब जगह आ जाते हैं। तो कोडरमा, हजारीबाग में आदि जगह में बहुत ही अच्छा अभ्रक मिलता है, जो कि 150 किलोमीटर और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। याद हो गया। उसके बाद देखिए राजस्थान में, देखिए राजस्थान में लिख दीजिएगा, नहीं भी कुछ समझ में आए तो इतना लिख दीजिएगा, राजस्थान में बहुत ही अच्छा कोटि का अभ्रक पाया जाता है, उसमें इतना जयपुर में मिलता है। जयपुर सबको याद होगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर में अच्छा कोटि का अभ्रक पाया जाता है। और ये नहीं याद होने कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ ऊपर का जो मेन पॉइंट होता है ये देखिए, इतना टीचर नहीं पड़ेगा, आप लोग से याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद हो तो फिर भी छोड़ना नहीं है, खुद से कुछ ना कुछ बना करके आपको लिखना ही पड़ेगा।
अब तीसरा देखिए आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में ये लिखती है, अब इसके आगे कुछ पता नहीं है, सब समझ लीजिए आपको कुछ नहीं अब आते हैं, सिर्फ एग्जाम गए ये क्वेश्चन लिखे आंध्र प्रदेश लिख के बैठे हुए, अब क्या लिखें, लिखना शुरू कर दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश में बहुत ही अच्छा कोटि का पाया जाता है। कोई भी अगर कुछ भी नहीं याद हो ना तो आंध्र प्रदेश का दुइयों को कोनो जिला याद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इतना रील देखते होंगे, इतना कुछ न्यूज में सुनते हैं, कुछ भी तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होगा, कुछ लिख दीजिएगा आंध्र प्रदेश का इस जगह पे अच्छा पाया जाता है, हो गया, कुछ ना कुछ तो आपको नंबर मिलेगा। अगर मान के चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप सिर्फ आंध्र प्रदेश लिखेगा तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर कुछ और लिख दीजिएगा तो 3 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। अगर सोचिए 1 सब्जेक्ट में 2 नंबर बढ़ रहा है तो सोचिए 5 सब्जेक्ट में कितना 10 नंबर, और 10 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएगा। तो 10 नंबर का तो समझते हैं कितना 2% होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर ऐसे नंबर इंक्रीज कीजिएगा तो कोई बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, समझ गए। तो आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा नल्लोर जिला याद रखिए, बस उसके आगे बना दीजिए आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिला में बहुत ही अच्छा ओवरऑल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा अगर याद रहेगा तो ठीक, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा कर्नाटक मैसूर हसान जिले, अब इतना याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक दो याद कर लीजिए, बात करता हूँ। तमिलनाडु याद रहेगा कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी जिले, कन्याकुमारी जो जिला महाराष्ट्र है, यहाँ रत्नागिरी, इस समय क्या होता है अच्छा प्रकार का उर्वरक पाया जाता है। हो गया, बस इतना ही तो लिखना, बस आपको 3 जगह देखिए आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड याद रख लिए। अब इसके अलावा अपने से खुद बना के लिख दीजिएगा, सिर्फ आप लोग इतना देखिए, शुरुआत आपको अच्छा करना है, ये सब जो है सेम टू सेम थोड़ा अच्छा से लिख दीजिएगा, समझ गए। अब चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। तब अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण अधिवासियों की 5 विशेषताएं का उल्लेख करें। ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण मतलब सब बच्चे समझ गए, ग्रामीण मतलब गांव, गांव के जो अधिवास होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उनकी 5 विशेषताएं क्या है, खूबी क्या है, वो बताएं। सभी बच्चे गांव से होंगे और गांव की क्या क्या खूबी है सबको पता होगा, बस समझना है कि क्या अच्छा ये लिखना है, बस आपको इतना समझ लेना, समझ गए ना, बस आपको समझना है, अपने एग्जाम में अपने उत्तर में को अपनी भाषा में बना के लिखना है। तो समझ लीजिए, ग्रामीण अधिवासियों की 5 विशेषताओं का उल्लेख करें तो इस तरह से ग्रामीण अधिवासियों की 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कि इस तरह से। पहला, ग्रामीण अधिवासियों का जो आकार होता है वो प्राय छोटा होता है। अब सबको पता है ना, सब लोग गांव से होंगे, अधिकतर बच्चे, जितना बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उसमें से अधिकतर बच्चे होंगे 70 से 80% बच्चे वो कहां से होंगे, गांव से होंगे। तो सबको पता होगा ग्रामीण अधिवास में जो होता है, गांव में घर जो होता है वो क्या होता है, अधिकतर छोटा ही होता है, सबको पता है। उतने ही लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं। अब जितना छोटा गांव रहता है उतना कम ही लोग उस गांव में निवास करते हैं। जितने लोगों का पालन पोषण उस भूमि के संसाधन उत्पादन से संभव हो सकता है। देखिए, अब जो एक गाँव में अगर बहुत सारे लोग हो जाएंगे, कृषि गाँव में अधिकतर लोग रहते हैं वो काम क्या करते हैं, तो कृषि का काम करते हैं, फिर पशु का काम करते हैं। तो अगर कृषि का जो भूमि होगी बहुत ही कम होगा तो ज़्यादातर लोग उस गाँव में थोड़ी रुकेंगे, वो तो बाहर कहीं चले जाते हैं, वो तो आप देखते होंगे। तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है कि जितना संसाधन होगा उस गांव में उतने कम लोग ही उस गांव में रहेंगे। यहाँ निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, जैसे पशु कृषि पालन, मछली पकड़ना। पहले आपको बता दिया कि यहाँ के गांव के जो लोग रहते हैं वो अधिकतर कौन सा काम करते हैं। देखिए, सिंपल भाषा आपको समझाते चले, ये सब नहीं याद हो कोई बात, छोड़िए इसको, हम जो आपको समझा रहे हैं वो समझिए, अपनी भाषा बना करके एग्जाम में लिखिए कि ग्रामीण लोग जो होते हैं अधिकतर काम क्या करते हैं, तो अधिकतर काम करते हैं कृषि का काम, खेती का काम, पशुपालन का काम, मछली पकड़ने का काम। उसके बाद क्या होता है, 5 को खूबी बताना, तो बताते हैं। ग्रामीण अधिवासियों में जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो कम होता है। शहर में क्या देखते हैं ये भी आपको देखिए, ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको पढ़ा रहे इसको पढ़ दिए और जो हम समझा रहे हैं वो समझिए। तो आपके शहर में क्या होता है, घर जो देखते हैं वो एकदम सटा सटा रहता है, लोग एकदम एक गाँव जैसे थोड़ा सा मोहल्ला टाइप का रहता है, सोसाइटी रहता है, उसमें पूरा लोग जो रहते हैं ऐसे ठुसा रहता है। लेकिन गाँव में क्या रहता है, खुला खुला रहता है, एक आदमी का एक कट्ठा में घर, एक आदमी का छोटा सा ही घर है लेकिन एक कट्ठा में घर पूरा। गाँव में लोग कम रहते हैं और जमीन जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। वैसे ग्रामीण अधिवासियों में जनसंख्या का जो घनत्व रहता है वो कम रहता है। भूमि पर मकानों का घनत्व जो रहता है वो कम रहता है। देखिए, सेम वही क्वेश्चन को इस पॉइंट में ऐड कर देता है कि एक पॉइंट आपका बढ़ गया। अब जैसे लोग क्या रहता है सिंपल में, ये सब छोड़ दीजिए, लिखिए गांव में लोग जो रहते हैं वो कम रहते हैं और गांव का जो घनत्व रहता है वो ज़्यादा रहता है। वैसे ही गांव में जो क्या रहता है, घर का जो घनत्व रहता है वो ज़्यादा रहता है और लोग जो रहते हैं वो कम रहते हैं, समझ गए। या फिर भूमि पर जो मकान रहता है उसका घनत्व ज़्यादा रहता है गाँव में। जैसे शहर में क्या रहता है, गांव में शहर में घर जो रहता है कितना भी अच्छा घर दिखने में लगे, लेकिन घर तो जमीन बहुत ही कम जमीन में बहुत ही छोटा घर रहता है। भले आलीशान घर है, अच्छा घर है, लेकिन जमीन पर तो बहुत कम ही दूर पर रहता है। लेकिन गांव में कितना भी छोटा घर है तो कम से कम आधा कट्टा एक कट्टा में तो रहता ही है, उतना बड़ा घर रहता है। तो वही इसका आंसर होगा, समझिए। अब 5वां पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट भी है कि ग्रामीण अधिवासियों में बिजली, शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क, संस्थान, सेवाएं इत्यादि की कमी रहती है। सबको पता है ये ग्रामीण है कि गाँव में बिजली की कमी रहती है, शुद्ध पानी का कमी रहता है, पक्की सड़क खराबी रहता है, शिक्षा कमी रहता है, स्कूल रहता ही नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं खराबी रहता है, सबको पता है, सब आंसर समझ गए ना। तो 5 आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये 4 क्वेश्चन आपको बताएं, चारों क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कितना रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा। बनाना कितना है, 3 क्वेश्चन बनाना है। अगर आप लोग इसको पूरा कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन तो आपको इसमें से भी देखने को मिल सकता है, नहीं अगर भी मिला तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि इसी में से रहेगा, समझ रहे, चाहे आपका वो पेट्रोल वाला रहे, चाहे वो आपका वो क्या कहते हैं अभ्रक वाला रहे, या फिर आपका वो जो पहला क्वेश्चन था गेहूं वाला वो रहे। इस 3 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा, 3 भी रह सकता है लेकिन 1 या 2 तो जरूर रहेगा, समझ। 1 तो फिक्स है, 2 तो भी हो सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम वाला इंपॉर्टेंट है, गेहूं वाला भी इंपॉर्टेंट है और अभ्रक वाला इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। और ये चौथा भी इंपॉर्टेंट था, वो भी आपको बता दें। ये 4 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, इसमें और भी क्वेश्चन बताते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है और इसके लिए आपको नहीं बताएं, एक और वीडियो आएगा इसमें और आपको 5-7 क्वेश्चन करवा देंगे और आपका पूरा दीर्घोत्तरी कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि यही करवाएं, इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को कई सारा ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुके हैं, समझ गए। बार एक ही क्वेश्चन को नहीं करवाने, नहीं तो पिछले वीडियो में और भी बहुत सारा क्वेश्चन, सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, समझिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और सबका अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं, चाहे आपका इसका PDF हो
हो या ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ हो, तो ये सब पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको सब क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ना 5 सब्जेक्ट, उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। चाहे आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपका 5 सब्जेक्ट हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, तो उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा आप लोग को मिल जाएगा। अब पीडीएफ तो समझ के मिल जाएगा, लेकिन उसमें मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 500 ऑब्जेक्टिव, जैसे ज्योग्राफी में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और लघुत्तर या दीर्घोत्तरीय प्रश्न में मिलेगा। और जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये क्वेश्चन रहेगा किस तरह से, तो आपके एग्जाम में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी चैप्टर बुक में, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट चैप्टर तक, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट चैप्टर तक सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस पीडीएफ पे ऐड कर दें। आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, समझ गए ना। और देखिए लेना किस तरह से, तो वो देखिए पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़, 25 रुपये। अब आपके मन में होगा कि 25 रुपये में तो एक ही सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, तो 5 सब्जेक्ट का तो 125 हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 25 रुपये में 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का पीडीएफ, आपका जो भी 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट का, उस 500 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ वो आप लोगों को मिल जाएगा ओनली 25 रुपीज़ में, यानी कि 25 रुपये में, समझ गए। अब लेना किस तरह से, तो वो देखिए, ये नंबर है 7903820899। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना, और जो ही आपका 5 सब्जेक्ट होगा 500 बता दें, और 500 का जो पीडीएफ हो आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग इतना कर लेते तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उसका 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन कहीं से आए, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बुक से आएगा ना, तो बुक का जितना क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट चैप्टर तक सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो आपको दे ही रहे। और इतना आप लोग कर लीजिएगा तो क्वेश्चन कहीं से आएगा, तब तो बनेगा इसी में पीडीएफ से। इसलिए आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, समझ गए ना। और पीडीएफ का प्राइस कोई ज़्यादा नहीं, 25 रुपये, और 25 रुपये आपको 1 सब्जेक्ट का नहीं मिल रहा है, 5 सब्जेक्ट का मिल रहा है। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।